हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइडियल एजुकेशनल हब। आज हम देखेंगे अपना वापस से लेटर राइटिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेटर राइटिंग का लेटर टू एडिटर पार्ट देखा था। इस वीडियो में हम जॉब एप्लीकेशन देखेंगे। जॉब एप्लीकेशन इंग्लिश के पेपर में 5 एंड 6 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग राइटिंग सेक्शंस के होते हैं। क्लास 12 के लिए ये आपके लॉन्ग राइटिंग सेक्शंस के होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका लेटर बेस्ड होता है। दैट इज या तो वो लेटर टू एडिटर होता है या तो वो जॉब एप्लीकेशन बेस्ड होता है कि कोई वैकेंसी खाली है कहीं पर, आपको उसके लिए अपना कैंडिडेचर देना है, तो उसके लिए होता है। या तो जॉब एप्लीकेशन होगा या तो लेटर टू एडिटर होगा। दोनों के मार्क्स जो होते हैं 5 मार्क्स होते हैं और दोनों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सेम होता है। 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। 1 मार्क्स आपका होता है प्रेजेंटेशन के ऊपर। 1 मार्क्स आपका होता है आप किस तरह से अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर आइडिया। 2 मार्क्स होता है आपका कंटेंट के ऊपर, आपका कंटेंट क्या है। और फिर लास्ट में 1 मार्क्स होता है आपका एक्यूरेसी के ऊपर। ग्रामेटिकली आप कितना सही लिखे हैं, कितना गलत लिखे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और एक्यूरेसी को मिलाकर एक्सप्रेशंस के ऊपर 2 मार्क्स मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और एक्यूरेसी को मिला दिया जाए तो एक्सप्रेशंस के ऊपर आपके 2 मार्क्स हो जाते हैं। तो टोटल ये 5 मार्क्स से होते हैं, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो या फिर जॉब एप्लीकेशन हो। दोनों के लिए ही हमको क्या करना है, 5 मार्क्स का अपना क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना है। लेटर टू एडिटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हमारा जॉब एप्लीकेशन का पार्ट देखेंगे। जॉब एप्लीकेशन में हम आज देखेंगे कि उसका क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसमें कंटेंट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ प्रिपेयर्ड कंटेंट्स मैं आपको दूंगा। रिज्यूमे लिखने का आपका तरीका मैं बताऊंगा। रिज्यूमे इसको पढ़ते हैं, रिज्यूमे। तो रिज्यूमे लिखने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। हमारे पास जो लेटर जो हमारा जॉब एप्लीकेशन का जो पार्ट है, जॉब एप्लीकेशन में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। एक तो लेटर का पार्ट हो गया जो कि बहुत इजी है, सिंपल है, और दूसरा होता है हमारा रिज्यूमे के पार्ट। अगर हम दोनों क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों क्वेश्चंस की बात करें कि लेटर टू एडिटर ज्यादा इजी होता है या फिर ये ज्यादा इजी होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। लेटर टू एडिटर में कभी कभी टॉपिक्स थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब एप्लीकेशन वाला जो है वो पार्ट चूज करना चाहिए। क्योंकि जॉब एप्लीकेशन, चाहे आप किसी भी तरह का जॉब एप्लीकेशन आ जाए, अकाउंटेंट के लिए आ जाए, मैनेजर के लिए आ जाए, ठीक है, आप सेल्स मैनेजर में जा रहे हैं, सेल्स टीम में जा रहे हैं, मार्केटिंग टीम में जा रहे हैं, आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आप करेंगे तो रिज्यूमे में 80 to 90% पार्ट वही होता है। आपको बस अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस चेंज करना है। बस पूरे के पूरे पार्ट में, रिज्यूमे के पार्ट में आपको क्या करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बस चेंज करना है और पोस्ट का नाम चेंज करना है। बस इतना ही आपको करना है। बाकी पूरे पार्ट में, चाहे लेटर का पार्ट हो चाहे रिज्यूमे का पार्ट हो, दोनों ही पार्ट में आपका हर जॉब एप्लीकेशन में एकदम सेम फॉर्मेट रहता है। तो मेरे हिसाब से तो जॉब एप्लीकेशन का जो पार्ट है वो ज्यादा इजी होता है इन द कंपैरिजन टू लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर के कंपैरिजन में जॉब एप्लीकेशन ज्यादा इजी होता है। प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जिस पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपको ज्यादा ही इजी लगेगा। एक फॉर्मेट देख लेते हैं जॉब एप्लीकेशन के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है हमारा लेटर और दूसरा होता है रिज्यूमे। तो पहले हम लेटर को देख लेते हैं कि लेटर को लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। ओके, ऑब्वियसली मैंने इसके पहले भी आपको बताया, चाहे कोई किसी भी तरह का लेटर हो, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। फिर एक लाइन का यहाँ पे हम गैप डालेंगे और फिर लिखेंगे डेट, ठीक है। डेट का फॉर्मेट मैंने आपको इसके पहले ही बताया हुआ है। फिर अगेन अ लाइन गैप, ओके, एंड देन द रिसीवर्स एड्रेस। आप किसी न किसी को तो भेज रहे होंगे ना, क्या भाई हमारा एप्लीकेशन जो है वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कैंडिडेचर एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आप जिसको भेज रहे हैं उसका पोस्ट, वो पोस्ट वो कहां पे है। जैसे मान लीजिए कि कोई एचआर मैनेजर है, ऑब्वियसली हम अगर पोस्ट अपना दे रहे हैं, अगर हम किसी को अपना कैंडिडेचर दे रहे हैं तो वहां का एचआर ही हमको रिक्रूट करेगा। तो ये हो गया आपका एचआर मैनेजर। फिर हो गया आपका अमेजॉन, जैसे हमने एक कंपनी लिख दी फॉर एन एग्जांपल कि अमेजॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें हमको किसी पोस्ट पे चाहिए, कोई पोस्ट हमको वहां पे चाहिए। कहां पे है ये, तो लखनऊ में हमने इसको कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़ेंगे
और फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखेंगे सर और मैम, ठीक है। इफ यू आर वेरी मच कंफर्म कि वहां पे सर ही होंगे तो यू कैन राइट सर, एंड इफ यू आर कंफर्म अबाउट द मैम देन यू कैन राइट मैम। देन कम्स द सब्जेक्ट पार्ट। आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे इजी होता है इसका सब्जेक्ट लिखना। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां तक सब में सेम रहेगा। अब इसके आगे क्या, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो अब बस आपको लिखना है। जैसे कुछ एग्जाम्स में, लास्ट एग्जाम में शायद फिजिकल एजुकेशन के टीचर के बारे में आया था, तो वहां पे हम अकाउंटेंट की जगह पे फिजिकल एजुकेशन का टीचर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आया है अकाउंटेंट के लिए, हमने लिख दिया, तो यहाँ पे अकाउंटेंट का नाम हमने लिख दिया, ठीक है। सो दिस कैन बी देयर। ये हमारा हो गया हेडिंग, ठीक है। ये आपका इसका पूरा फॉर्मेट हो गया, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। इन सबको अगर आप सही लिखते हैं तो 1 नंबर आपका जो है वो सेट है, ठीक है। ये 1 मार्क्स का ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये और लास्ट का जो क्लोजिंग होता है, सब्सक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा मिलाकर आपका 1 मार्क्स का फॉर्मेट ये क्या है, रेडी हो गया, ठीक है। अब लग रहा है कि भाई इतना लिखने के बाद हमको 1 मार्क्स मिल रहा है। एक्चुअली ये पार्ट जो है वो सब में सेम होता है, ऑलमोस्ट हर लेटर में ये पार्ट जो है वो सेम होता है, इसीलिए इस पे सिर्फ 1 मार्क्स अलॉटेड। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सीधे हमारा लेटर कैसे स्टार्ट करना है हमको। सो आपको यही फॉर्मेट हर लेटर में, हर जॉब एप्लीकेशन में यही एकदम सेम यही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, ठीक है। लिखा क्या है, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, आप किसी न किसी के थ्रू जाने होंगे कि वहां पे वैकेंसी खाली है, ठीक है। बेसिकली वहां पे एडवर्टाइजमेट देता है कि यू हैव गॉन थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट दैट शोज दैट देयर इज अ वैकेंसी इन दिस कंपनी, इन प्राइवेट, इन Amazon प्राइवेट लिमिटेड ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ। अब हम लोगों ने इसके पहले अकाउंटेंट लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, अकाउंटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट कहां था, इन द, तो यहां पे हम न्यूज़पेपर लिखेंगे। सपोज हमें टाइम्स लिखना है, तो हमने टाइम्स लिख दिया, द टाइम्स, ठीक है। कब वो न्यूज़पेपर में कब वो वैकेंसी पड़ी हुई थी, तो यहां पे डेट हमने लिख देना है। तो मान लीजिए हमने डेट लिख दिया दिसंबर 24, दिसंबर 24। क्यों दिसंबर 24 लिखा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर इज दिसंबर 27, 24, ये हमने लिखा है, इसीलिए हमने इसमें डेट जो है 3 या 2-3 दिन पहले का डेट इसमें मेंशन कर दिया। फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट आई विश और इंटेंड, विश और इंटेंड में से दो, आप जो आपको वर्ड अच्छा लगे आप उन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। विश और इंटेंड टू ऑफर माय कैंडिडेचर फॉर द सेम, यही सेम पोस्ट के लिए मैं अपना कैंडिडेचर क्या करना चाहता हूं, ऑफर करना चाहता हूं। अब भाई सामने वाला क्यों आखिर आपके कैंडिडेचर को ऑफर करेगा, क्यों आखिर आपको कंसीडर करेगा, तो आप लिखेंगे कि आई सपोज और बिलीव, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, that the educational qualification that I have and the experience that I have matches the profile। ये दोनों क्या है, मिलके मैच कर रहे हैं प्रोफाइल को। Here it will be not matches, it will be match, ठीक है। मैच द प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल है, जैसे अकाउंटेंट की प्रोफाइल के लिए हमको ये चाहिए, ठीक है। पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए, पार्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जब भी आप किसी वैकेंसी को देखेंगे तो उस वैकेंसी के पार्ट्स में कहीं ना कहीं लिखा होता है, मेंशन होता है कि हाँ हमारे 5 साल की वैकेंसी, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 इयर्स का फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे करके। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए हमने ऑलरेडी लिख दिया कि हमारी जो है प्रोफाइल के साथ मैच हो रही है। आई हैव इंक्लोज्ड माय रिज्यूमे फॉर द अबव मेंशन्ड पर्पस, ये ऊपर का जो भी हमारा पर्पस है कैंडिडेचर के लिए जो भी है, उसमें हमने अपना एक रिज्यूमे जो है वो इंक्लोज किया हुआ है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आई हैव इंक्लोज्ड माय रिज्यूमे विथ अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ कंपनीज में डॉक्यूमेंट्स पहले ही आपको उसकी फोटोकॉपीज को सबमिट करना होता है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि आई हैव इंक्लोज्ड माय रिज्यूमे विथ अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द अबव मेंशन्ड पर्पस। If I will be selected for the given post, भाई आपको क्यों आके सिलेक्ट करें, if you will give something special, so I can assure you that I will undoubtedly demonstrate my worthiness for the position। मतलब मेरी जो वैल्यू है, अगर मैं वहां पे हट जाऊं उस पोजीशन से, तो आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी कि अरे वो था तो अच्छा कर रहा था। तो these things are there, means we are just manipulating the person who is reading the letter। उसके बाद लास्ट की ये लाइन लिखेंगे, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माय क्वालिफिकेशन एंड फर्दर एक्सपीरियंस फर्दर। मतलब क्या कि मैं आई होप कि आप मुझे बुलाएंगे ताकि मैं अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को आपसे क्या कर सकूं, डिस्कस कर सकूं। सिंसियरली, वैसे तो योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली जैसे आप लिख सकते हैं, बट इफ यू डोंट वांट टू राइट देन यू जस्ट रिमूव योर्स एंड डायरेक्टली यू कैन राइट सिंसियरली, इट्स मोर फॉर्मल, ओके, ये और ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जैसे सपोज इफ माय नेम इज अनंत, सो आई विल राइट ANANT, better to write in the blocks and then your signature,
ठीक है। हियर यू विल राइट ENCL। ENCL का मतलब होता है इंक्लोज्ड। ओके, ENCL लिख लिया का मतलब क्या कि हमारे इसके साथ और क्या इंक्लोज है, इसके साथ और क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं। तो हमने रिज्यूमे लगाया हुआ है। अगर आप रिज्यूमे के अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप लिख सकते हैं 10th 12th सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन मार्कशीट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन मेंशन इट ओवर हियर। तो लेटर का पार्ट आपका क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका रिज्यूमे के पार्ट के। रिज्यूमे में आपको लिखना क्या है, इट्स वेरी सिंपल फॉर्मेट, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है। सबसे मेन आपका होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब कहीं ऐसा ना हो कि आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने किया हुआ है BA। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा कि किस किस तरह के जॉब्स आ सकते हैं, किस किस तरह के जॉब्स के कैंडिडेचर के लिए आपको दिया जा सकता है, बोला जा सकता है, और फिर उसके लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ओके, तो ये आपको वहां पे देखना होगा। नहीं, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करना चाहते हैं, वहां पे आपको वो मिला है, क्या बोलते हैं, आपको कैंडिडेचर जो है, आप वैकेंसी मिली है और आप अपना कैंडिडेचर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि बीटेक या फिर जो भी उसके लिए पार्टिकुलर डिग्री होती है, जो भी क्वालिफिकेशन होता है, वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। बट उससे पहले यहां पे हम अपना 10th, जिसको हम 10th एंड 12th जो है, इसको हमको क्या करना है, वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, 12th का मतलब हो गया SSC और इसका मतलब हो गया HSC। ठीक है, SSC का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ये आपके क्या हो गए, 10th 12th के हो गए। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री अपनी क्या क्या करनी होती है, बतानी होती है कि हाँ आपने ग्रेजुएशन किया। ठीक है, अब ग्रेजुएशन कहां से किया, ये कौन से ईयर में किया, ये आपको लिखना जरूरी है, ये भी ईयर लिखना जरूरी है, यहाँ पे भी ईयर लिखना जरूरी है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसके अलावा आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, कोई डिप्लोमा किए हैं, तो यू कैन ऑल मेंशन हियर। एक्सपीरियंस आपका कितना है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंटेंट लिखा है कि हम अकाउंटेंट की जॉब के लिए कर रहे हैं, तो किसी वेल नोन, और किसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हम अमेजोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी वेल नोन कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं। सपोज कि हमें लिखना है टाटा, तो हम लिख सकते हैं टिस्को 5 years। किसकी तरह से, तो हम लिख सकते हैं एज एन अकाउंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब जो भी पोस्ट वहां पे नीडेड हो आप वहां पे वो मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, देन यू विल राइट द फादर्स नेम, एड्रेस, GOV, डेट ऑफ बर्थ, फोन, ईमेल नंबर, ईमेल एंड देन क्वालिफिकेशन। These are the last things that are required for a resume. They are hobbies, strength, marital status, languages known, nationality, references. A little explanation about the strength and the importance of reference. ठीक है, सपोज कि आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर इन द सेंस यू हैव नो एक्सपीरियंस एट ऑल, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब यहां जो एक्सपीरियंस का पार्ट है ये आपके पास है नहीं, आप नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तब आप यहां पे लिखेंगे कि तब आप यहीं पे सीधे यहीं पे आप लिख देंगे कि यू आर अ फ्रेशर। ठीक है, इसी में आप मेंशन कर देंगे कि यू आर अ फ्रेशर, देन यू विल शो दैट व्हाट एक्टिविटीज यू हैव डन इन योर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। ठीक है, उसके सर्टिफिकेट्स वहां पे लगाने आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हाँ, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए आपकी हॉबी और स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी हॉबीज और स्ट्रेंथ को वहां पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली आपका स्ट्रेंथ। अब हॉबीज और स्ट्रेंथ क्या होते हैं, जैसे कि हॉबीज मतलब रीडिंग बुक्स, ट्रैवलिंग, टॉकिंग टू पीपल, हैविंग कम्युनिकेशन, ये सब क्या है आपके हॉबीज में आ सकते हैं। रीडिंग स्टोरी बुक्स, किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीजें आप उसमें हॉबीज में लिख सकते हैं। प्लेइंग, इफ यू हैव एनी हॉबी, और मींस यू आर फॉन्ड ऑफ सम गेम्स एंड यू कैन राइट दैट वन आल्सो। म्यूजिक, स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ कि आप किस चीज में बहुत अच्छे, सम पीपल आर गुड इन लीडरशिप, सम पीपल आर गुड इन मैनेजमेंट, ओके, सम पीपल आर गुड एट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग एनीथिंग। ठीक है, कुछ लोग कुछ अलग अलग लोगों की स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स किसी की बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सो यू कैन इंक्लूड दैट वन हियर। मैरिटल स्टेटस में आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप अनमैरिड लिख सकते हैं, आप मैरिड लिख सकते हैं, या फिर आप डाइवोर्स लिख सकते हैं, डाइवोर्स लिख सकते हैं। ओके, यहां पे आप कभी भी किसी भी केस में सिंगल नहीं लिखेंगे, क्यों, दैट्स नॉट कंसीडर्ड फॉर्मल।
सिंगल कभी भी फॉर्मल कंसीडर नहीं होता है। ये आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नहीं कि आपको सिंगल या फिर कमिटेड लिखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अनमैरिड या मैरिड। अगर शादीशुदा है तो मैरिड, अनमैरिड मतलब शादीशुदा नहीं है। लैंग्वेजेस नोन, ऑब्वियसली हमारे पास दो लैंग्वेजेस तो होते ही होते हैं, एक हिंदी हो गया, ठीक है, ऑन द प्रेफरेंस, एंड देन इंग्लिश। अगर आपको इसके अलावा कोई लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे फॉर सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए जो भी अगर कोई और लैंग्वेजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश, सो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन। रेफरेंस का इंपॉर्टेंस देखिए, जैसे इन केस यू हैव एक्सपीरियंस, ओके, और यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, आप रेफरेंस जरूर लिखिए, ठीक है। इन केस यू डोंट हैव रेफरेंस, इन केस यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप अपने कॉलेज या स्कूल के जो भी वहां पे हेड होंगे, चाहे प्रिंसिपल हो या फिर यू कैन एकेडमिक डायरेक्टर हो, उनका आप नाम मेंशन करके फुल एड्रेस के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप ये भी लिखेंगे, इसके साथ साथ इसके पहले जिस भी कंपनी में काम किए हैं वहां के किसी हाई अथॉरिटी का जो कि आपका अच्छा फीडबैक दे सके, उनका नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंस से क्या होता है कि जैसे इनकेस अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो उस सामने वाले इंसान को कैसे पता चलेगा, उस एचआर को कैसे पता चलेगा कि हाउ यू हैव डन इन योर लास्ट जॉब, और व्हाट वाज योर कैरेक्टर, और व्हाट वाज योर बिहेवियर इन द प्रीवियस ईयर्स, वो कैसे पता चलेगा। सो ओनली वे इज टू हैव द रेफरेंस, कि हम किसी रेफरेंस के थ्रू कॉल करके पूछे कि भाई हाँ इस पर्सन ने कैसा काम किया है, तो दैट इज द रेफरेंस। तो आपका हो गया कॉलेज या स्कूल का आप रेफरेंस दे सकते हैं, वहां के प्रिंसिपल, एकेडमिक डायरेक्टर और या फिर अगर कोई एचओडी है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कोई टीचर है, कॉलेज वगैरह में होते हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इन केस यू हैव सम रिलेटिव इन हु इज एट अ गुड पोजीशन इन सम कंपनी, ओके, सो यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ दैट पर्सन आल्सो, वहां पे भी आप उसका रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रिज्यूमे और लेटर का पार्ट, जॉब एप्लीकेशन के लेटर का पार्ट एंड होता है यहाँ पे। अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन जस्ट आस्क दैट वन इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम डिस्कस करें। थैंक यू।